Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। राउज एकेडमी लेकर आ रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, एक नहीं दो दो अलग अलग सेक्शंस के लिए। MPPSC फाउंडेशन बैच 2024 विच इज़ दी प्री कम मेंस बैच, इसके लिए एक टेस्ट यहाँ पर आपका होगा स्कॉलरशिप टेस्ट। साथ ही ऐसे बच्चे जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही हैं, और जो अपने फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी में पढ़ाई करना चाहते हों या फिर एमपीपीएससी में, इन सभी के लिए भी 100% स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है राउज एकेडमी 7 जनवरी को 11 AM पर। आप सभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है और आप ले सकते हैं अप टू 100% ऑफ स्कॉलरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। सारे बच्चे जो भी इसको अटेम्प्ट करेंगे दे विल डेफिनेटली गेट सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इन द फीस। आप जितना स्कोर करेंगे उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशंस देखने के लिए मिलेंगे। टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, देयर यू कैन गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। और किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। हम इन सारी आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन केस आपको करंट अफेयर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हमारे डिस्कशन से रिलेटेड कोई इशू है, कोई डाउट्स आते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर, जो कि मेरा ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, pragyaPandey@therouseacademy.in, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड 1-on-1 पर्सनली आई विल एड्रेस योर क्वेरी। चलिए बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल के बारे में, और चर्चा की जा रही है हाउसिंग फॉर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सर्वे और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चालू करवा दिया है 15 जगहों पर। आपको ये 15 के 15 क्षेत्र यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहे होंगे। यूजुअली जब हम बात करते हैं पीवीटीजीज की, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, 75 ग्रुप पूरे भारत भर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग सेक्शंस में आप देखेंगे कितनी तरीके की ट्राइब्स हैं जिनको पीवीटीजीज के अंदर काउंट किया गया है, और ये इनका आपको यहाँ पर नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। सो यूजुअली अगर हम बात करें तो आपको देखिए एक बहुत बड़ा नंबर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर सर्वे चालू करवाया है ताकि रजिस्टर किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके उन सारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज को जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ पर एलिजिबल हैं इन 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर, भारत के इन 18 स्टेट्स में से और यूनियन टेरिटरीज में से। और इसी के साथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो सर्वे है इन 15 स्टेट्स में यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें, इन ऑल 4.9 लाख हाउसेज जो कि यहाँ पर बिल्ड किए गए हैं फॉर द पीवीटीजीज अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत, जिसे हम पीएम जनमन के नाम से भी जानते हैं, जिसको अप्रूव किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो पीवीटीजीज हैं इनको एक हाउसिंग व्यवस्था प्रोवाइड की जा सके। 15 नवंबर को इसको यहाँ पर अनाउंस किया गया था, जो कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है फ्रॉम दी कुंती एरिया। ओके, यहाँ पर जो 4.9 लाख प्रपोज्ड हाउसेज हैं इनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि इनमें इस स्कीम में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। और पीवीटीजीज की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड करनी है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, जिन भी बच्चों को नहीं पता है, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले जैसा हम हर बार की तरह डिस्कस करते हैं, आपको पहला क्वेश्चन पता होना चाहिए, पीवीटीजीज आखिर हैं क्या। ठीक है, बात करते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। तो ये वो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन हो रही है, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर है। ये लिटरेसी रेट की बात करें तो बहुत ही कम है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी में दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1975 में ढेबर कमीशन यहाँ पर आया था और इन्होंने
रिकमेंड किया था कि 52 ट्राइबल ग्रुप्स आपके यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। मैं कोई चीज़ जब आपको यहाँ पर समझाती हूँ तो आप इसके नोट्स बना लिया करिए। मैं बोल रही हूँ 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि भारत में 52 पीवीटीजीज ग्रुप हैं और ये रिकमेंडेशन दिया गया था ढेबर कमीशन के द्वारा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास 75 ट्राइबल पीवीटीजीज ग्रुप हैं, 705 टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर। भारत के लगभग 18 स्टेट्स और जिसमें यूनियन टेरिटरीज आपको देखने मिल जाएंगी, इसमें ये फैली हुई हैं। वहीं उड़ीसा हाईएस्ट नंबर बन जाता है पीवीटीजीज के मामले में, जहां पर 2.5 लाख पीवीटीजीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए बात करते हैं पीएम जनमन के बारे में। पीएम जनमन की बात करें तो इस इनिशिएटिव का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए इनका मुख्य उद्देश्य था जो है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, जो पीवीटीजीज कम्युनिटी यहाँ पर फेस करती हैं, उनको एड्रेस करना और इसको रिजॉल्व करने के लिए 9 मिनिस्ट्रीज जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी शामिल है, इनको शामिल किया गया। फोकस एरियाज की बात करें तो यहाँ पर हाउसिंग व्यवस्था प्रोवाइड कराना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काम करना, साथ ही एजुकेशन के सेक्टर में काम करना और कनेक्टिविटी, ये इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए। मतलब यहाँ पर बात की गई है कि पक्का मकान दिया जाएगा, कनेक्टेड रोड दी जाएंगी, वाटर सप्लाई दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, हॉस्टल बनाए जाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन लाया जाएगा, आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे, मल्टीपर्पज़ सेंटर क्रिएट किए जाएंगे, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ तक पहुँच असंभव है, ऐसे में कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी, सोलर लाइटनिंग सिस्टम लगाया जाएंगे। विलेज डेवलपमेंट, आप ये याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, VDVKS, मैं इसको लिख देती हूँ, विच इज़ द विलेज डेवलपमेंट नॉलेज सेंटर यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। और साथ ही एक डिजिटल भारत से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर्स को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। अगर हम इस मिशन की बात करें तो इसे 3 साल के टारगेट को लेकर सेट किया गया है। बेनिफिशियरीज की बात करें तो पीवीटीजीज जो हमारे 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार में हमें देखने मिलेंगी, उनके एक ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, हाउस होल्ड के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वाटर सैनिटेशन एजुकेशन, सारी चीज़ों की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर कदम यहाँ पर उठाया गया है। ओके, तो ये तो एक चीज़ हो गई कि पीएम जनम एक तरीके, ये जनमन एक स्कीम है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जिसको फॉलो कर रही है कि हमें ये सारे काम करना है। क्या इसके अलावा और भी कोई स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट हमारे पीवीटीजीज के लिए कर रही है? जी हाँ, आप याद रखेंगे विकसित भारत। विकसित भारत संपर्क यात्रा यहाँ पर की जा रही है, जिसका फोकस है ऐसे लोगों को यहाँ पर उनको रीच आउट करना जो कि भारत जो बहुत सारी बेनिफिशियरी स्कीम्स या इन सब से लेकर दूर हैं। इसी के अलावा पीएम पीवीटीजी मिशन भी यहाँ पर चालू किया गया था, जिसके अंदर बेसिक सेफ हाउसिंग एटसेट्रा इन सारी चीज़ों की बात की जा रही थी। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ईएमआरएस की स्कीम चल रही है 1997-98 से। एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन सारे बच्चों को जो रिमोट लोकेशन में रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पर एक एकेडमिक एजुकेशन ऑलराउंडर डेवलपमेंट देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल्स को खोला जा रहा है। इन स्कूल्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है अंडर द आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इन स्कूल्स की बात करें तो इनकी लगभग 480 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और 6वीं से लेके 12वीं तक के स्टूडेंट्स को ये यहाँ पर कैटर करते हैं। ओके, चलिए, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में, इसकी एडिशनल चीज़ें भी हमने यहाँ देख ली हैं। मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए, छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल के एक आर्टिकल से कनेक्टेड है जहां पर हम बात कर रहे थे सोवराइन रिपोर्ट के बारे में। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट रिलीज किया है विच इज़ द फैक्चुअल पोजीशन विज IMF आर्टिकल 4th कंसल्टेशन विद इंडिया, जो कि एक रिस्पॉन्स है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक रिसेंट कंसल्टेशन डिटेल जो कि इंडिया के इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक बहुत क्लियर इंडिकेशन, एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो हमारे मिसकंसेप्शन है
ठीक है, एक जो परसीव्ड मिसकंसेप्शन है और जो इनसाइट है इंडिया के फिस्कल स्टैंडिंग को लेकर, उसमें एक डिफरेंशिएट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए, आईएमएफ आर्टिकल 4 कंसल्टेशन की यहाँ पर बात करें तो आईएमएफ एक बायलैटरल डिस्कशन कंडक्ट कराता है अपने मेंबर कंट्रीज में। प्रत्येक साल ये यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है और फाइनली एक रिस्पॉन्स यहाँ पर रिलीज किया जाता है। जैसे ही आईएमएफ ने ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करी, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिस्पॉन्स दिया। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर चैलेंज किया है कि आईएमएफ का व्यू है, इन्होंने बोला है कि एक एडवर्स शॉक कोल्ड पुश कंडीशन है इंडिया में। ठीक है, इंडिया का जो डेप्ट रेट है वो बियॉन्ड 100% चला जाएगा 2000 अपनी जीडीपी के 2027-28 में, जो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो है और बहुत बुरे आउटकम इसके हमें देखने मिल सकते हैं। साथ ही इंडिया की सिचुएशन को इन्होंने कंपेयर किया विद एक्सट्रीमली वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द यूएस, यूके एंड चाइना, जहां पर आप देखेंगे रिस्पेक्टिवली यूएस के लिए 160%, यूके के लिए 140 और चाइना के लिए 200% तक की बात यहाँ पर रखी गई है। अब अगर हम वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो 2022-23 में जो हमारा कंबाइंड डेप्ट था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इंडिया में, वो स्टैंड कर रहा था 81% ऑफ द जीडीपी, जो कि पिछले साल के, आप समझिए क्यों आईएमएफ यहाँ पर बोल रहा है कि आप उल्टी सीधी रिपोर्ट देते हैं, कि जो कि पिछले साल अगर हम 2020-21 की बात करें तो यही परसेंटेज था 88% इन 2020-2021। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से आईएमएफ ने सजेस्ट किया था दैट दिस कुड बी further decreased by 70% by 2027-28। ग्लोबल शॉक और फिस्कल रेजिलियंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एट्रीब्यूट किया है इंडिया के फिस्कल चैलेंजेस को टू द ग्लोबल शॉक सच एज 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, या फिर हम वर्तमान पैंडेमिक की बात करें जिसने पूरी की पूरी इकोनॉमी को यहाँ पर पैरालाइज कर दिया था। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की एबिलिटी है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट कर सकती है विद द सेंटर डेप्ट एट दी 57% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर। पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो आईएमएफ स्टाफ्स का परसेप्शन है इंडियन फिस्कल पोजीशन को लेकर, वो धीरे धीरे आप देखिए कहीं ना कहीं आईएमएफ कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बायस रहता था, लेकिन अब ये जो इनका ओपिनियन है ये लगातार इम्प्रूव होता जा रहा है। इनिशियली दे वर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ कर्सन इंडिया की फिस्कल स्पेस को लेकर, बट नाउ दे बिलीव कि इंडिया का जो सोवराइन स्ट्रेस रिस्क है वो मॉडरेट कैटेगरी में है और बाकी कंट्रीज के मुकाबले में ये पर्टिकुलर जो डेप्ट रेट है ये ग्रेजुअली कम ही होती जाएगी। अब सवाल आ जाता है कि आखिर गवर्नमेंट डेप्ट क्या है, या जो हम शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सोवराइन डेप्ट का, ये क्या होता है। देखिए सोवराइन डेप्ट को, डेप्ट एक इस तरीके का डेप्ट है, ऋण है जिसे इशू किया जाता है या एक्यूमुलेट किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा। यूजुअली गवर्नमेंट मनी बोरो करती है ताकि वो अपने जो फाइनेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको यहाँ पर चला सके। इफ दैट दे कैन नॉट मीट थ्रू देयर रेगुलर टैक्सेस रेवेन्यू, भाई जो गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स लगा रही है, ठीक है, अगर उससे यहाँ पर भरपाई नहीं हो पाती है, ऐसे में वो मनी बोरो करती है। व्हाट दे यूजुअली डू, दे यूजुअली नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन सच काइंड ऑफ डेट। ठीक है भाई, आपने अमाउंट ले लिया, अब आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ऐसे में गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है कि एक फ्रेश डेप्ट को, यहाँ पर एक फ्रेश ऋण को ले लें टू रीपे एग्जिस्टिंग डेप्ट। समझिए, तो ऋण के ऊपर ऋण, ऋण के ऊपर ऋण की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हैव टेंडेड टू बोरो मोर मनी देन दे कुड एक्चुअली रीपे इन ऑर्डर टू फंड पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग, क्योंकि आप भारत की कंडीशन देखिए, बहुत बड़ी जनसंख्या आपके पास देखने के लिए मिलेगी। सो गवर्नमेंट्स कैन बोरो आइदर इन देयर लोकल करेंसी या फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर में भी यहाँ पर ले सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर यूजुअली ईजी समझती है टू बोरो एंड रीपे इन देयर लोकल करेंसी, क्योंकि आपको ऐसे में आपका जो कंटिन्यूटी है, जो फॉरेन बॉन्ड है, वो कहीं पर बिगड़ता हुआ नहीं देखने के लिए मिलता। So why government do this thing? Because government with the help of their central bank, they can easily
create fresh local currency to repay debt denominated in the local currency, और इसी को बोला जाता है डेप्ट मोनेटाइजेशन। और जो कि बाद में मनी सप्लाई को, जितनी ज़्यादा करेंसी यहाँ पर प्रिंट होगी उतना ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं इंक्रीज मनी सप्लाई कर देगा, और इसी के कारण जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई बार इस कंडीशन को अच्छा नहीं माना जाता, और ऐसा माना जाता है कि इनकी वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने के लिए भी मिल सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट किस किस तरीके से यहाँ पर डेप्ट ले सकती है, सो वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। मैंने आपको उसका एक बहुत अच्छे से क्रक्स समझा दिया है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन का PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं टू हैव दी बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई नहीं होती हैं, सो यू हैव टू रीड, लिसन बोथ द थिंग्स वेरी क्लियरली। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, ग्लोबल गॉन ऑन अडेप्टेशन एंड द रोड फ्रॉम दुबई। देखिए बात क्या की जा रही है, फिर से हम डिस्कस करेंगे COP28 को लेकर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को लेकर एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने मिला है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। उनकी एक अप्रोच हमें देखने मिली है अडेप्टेशन को लेकर। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट जो कि ग्लोबल गोल और अडेप्टेशन की बात कर रहा था, अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे, जिसे COP26 में यहाँ पर साइन किया गया था और COP27 में इसको यहाँ पर प्रमोट किया गया था। यही सेम कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस अडेप्टेशन की जो बात है ये COP26 से प्रेरित हमें देखने के लिए मिल जाती है। देखिए कहीं जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं अडेप्टेशन को लेकर, क्योंकि जब भी हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं तो मिटिगेशन के साथ अभी वो एकदम परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा है। आगे बढ़ूंगी, लेकिन उसके पहले हम बार बार दो शब्दों का जिक्र करने वाले हैं, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन में डिफरेंस नहीं समझते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म, और उसके बाद इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे। यूजुअली अडेप्टेशन का मतलब अगर हम बात करते हैं तो अडेप्टेशन बोलता है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज को अपनाइए जिसमें क्लाइमेट चेंजेस के साथ जो एडजस्ट कर सकें। दैट मीन्स यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसको टारगेट करती हुई कोई विधि यहाँ अपनाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये एक लंबे टाइम पीरियड के अडॉप्ट की जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि क्लाइमेट चेंजेस को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या मेजरमेंट अपना सकते हैं। आप साइंटिफिक मेजरमेंट अपना सकते हैं, आप सोसाइटी में यहाँ पर चेंज लेके आ सकते हैं, आप इकोसिस्टम में यहाँ पर बदलाव ला सकते हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि भाई बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए, ठीक है, ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से आप यहाँ पर बच सकें। तो देखिए ये है अडेप्टेशन, आपने अडेप्ट कर लिया क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कुछ दूसरी विधियाँ जिससे आप उसको यहाँ पर काबू कर सकें, उस पर नियंत्रण कर सकें। दूसरा, आप ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप लगाइए। आपको पता है भाई ड्रॉट तो हो गई, पानी की कमी हो ही सकती है, तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हम स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएंगे, हम ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वहीं आपको पता चल गया कि भाई घटनाएं तो घटनी है, तो हम क्या करें, हम बैठ तो नहीं सकते, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा देते हैं कि अर्थक्वेक आएंगे, साइक्लोन आएंगे, तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। सो यूजुअली अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो दे आर ऑफन लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर चैलेंजेस को आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी, रीजन या इकोसिस्टम में देखने के लिए मिल सकते हैं। चूंकि क्लाइमेट इम्पैक्ट बहुत वाइड होता है, सो यहाँ पर ये कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी टू। बात करें मिटिगेशन के बारे में, तो मिटिगेशन के अंदर हमें ऐसी इसमें स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व की जाती हैं जो कि क्लाइमेट चेंजेस को कम कर दें। ठीक है, मतलब कोई घटना घट रही है तो हम क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को यहाँ पर ख़त्म कर सके। फॉर एग्जांपल हमने हमने बोल दिया कि हमको एक चीज़ पता चल गई, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, तो हमने मिटिगेशन अपनाया। हमने बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाएगा, उसको बैन कर दिया गया,
ताकि इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इसका एक ग्लोबल फोकस होता है, किसी लोकल या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात ना करके ऑल ओवर ग्लोब की बात यहाँ पर की जाती है। ये इमीडिएट होते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज इनके अंदर तैयार की जाती हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं, जो हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं, उनको कम करने के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज के रूट कॉज को, बीमारी है तो उसको जड़ से ख़त्म करने की बात मिटिगेशन के अंदर की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था भाई, हम बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन्स का, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर आ जाइए। आपको एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, आप अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर सकें। सो मिटिगेशन कहीं ना कहीं एक ऑल ओवर टर्म में ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर काम करता है। चलिए, अब अगर आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए हैं तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। ओके, सो कमिंग बैक ऑन टू द आर्टिकल, सो जीजीए फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो जीजीए फ्रेमवर्क यहाँ पर बात कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे कुलमिनेटिव एफर्ट्स होने चाहिए पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, ताकि हम एडेप्टेशन मेजर्स को, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इसको तुरंत इसके लिए काम कर सकें। कैसे काम कर सकें भाई? 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात की गई। बाद में हम देखेंगे तो इसके बाद एक हमने एवरेज टेम्परेचर राइज देख लिया कि विच इज़ दी 1.5 डिग्री सेल्सियस, और हमने डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हमें इसको मेंटेन करना है या इसके नीचे जाना है। अब एक कंसर्न यहाँ पर ये है कि इंस्टेड हम यहाँ पर जब इस टारगेट की बात कर रहे हैं तो इस दशक के अंत तक ये जो 1.5 डिग्री का हम गाना गा रहे हैं, ये 2.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो जीजीए फ्रेमवर्क एक एम्बिशियस टारगेट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है फॉर द पार्टीज ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक असेसमेंट करना, क्लाइमेट हजार्डस एक्टिविटीज़ को असेस करना, इम्पैक्ट को देखना, रिस्क को समझना और वल्नरेबिलिटी के लिए एक प्रॉपर ढांचा तैयार करना, बहुत स्पीड के साथ, बहुत एग्रेसिवली 2030 तक की बात की जा रही है। और यहीं पर आप देखें तो 2027 तक एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया था कि 2027 तक ऑल द पार्टीज हैव टू इस्टेब्लिश मल्टी हजार्डस अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसके अंदर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, रिस्क रिडक्शन से लेकर ऐसे सारे सिस्टम लगाए जाएंगे जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डेटा को, इंफॉर्मेशन को, सर्विसेज को वन स्पॉट सोल्यूशन की तरह यहाँ पर काम करेंगे और जिनका इस्तेमाल किया जा सकेगा इन सारी चीज़ों से, मुसीबत से निपटने के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम जीजीए की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जो हमारे मिटिगेशन के एफर्ट रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ये बहुत अच्छे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे अडेप्टेशन है यूनिवर्सल मैट्रिक्स को लेकर, ये अभी भी फेल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पब्लिक फंड हमारे पास ऐसा नहीं है जो कि मिटिगेशन के लिए, जो कि जीजीए की प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। COP28 की भी अगर हम बात कर लें तो इसका ड्राफ्ट भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है अबाउट द वाइडनिंग एडेप्टेशन फाइनेंस गैप्स सिग्निफिकेंटली द डिस्पैरिटी बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू अचीव एडेप्टेशन टारगेट एंड द अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। COP26 की बात करें तो इट कॉल्स फॉर डेवलप्ड कंट्री टू डबल ओवरऑल एडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2025 फ्रॉम 2019, जो कि अभी भी हमें मिसिंग देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की अडेप्टेशन की बात करें तो इसको अभी 71 बिलियन एनुअल एक अमाउंट, डॉलर अमाउंट की यहाँ पर आवश्यकता है बाय 2030, सो दैट इस तरीके के जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं इनको कंडक्ट कराया जा सके। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल में, लेकिन उसके साथ ही आप एक और चीज़ याद रखिएगा, जीजीए। ठीक है, जीजीए जबकि हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 7 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ने इस्टेब्लिश किया था ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन फॉर एनहांसिंग एडेप्टिव कैपेसिटी, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंजेस। ओके, और यहीं पर ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो कंट्रीज को NAPS याद करिए, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है पहले भी, नेशनल अडेप्टेशन प्लान यहाँ पर बनाना होता है जो कि आइडेंटिफाई करेगा उन सारी एक्टिविटीज़ को, एक जो कि यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये इनको रिकॉर्ड किया जाएगा एक पब्लिक रजिस्ट्री में अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को काम करने के लिए बात की जाएगी।
प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आपने जीजीए बना दिया, लेकिन एक एडाप्टेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो मिसिंग है। वहीं अगर हम इस फंड की बात करें, तो उसमें भी इतना ज़्यादा फंड नहीं है, जो कि डिमांड की आवश्यकता के हिसाब से एडाप्टेशन करने के लिए एक सहायता राशि यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। ओके, चलिए। Moving on to the next article of the day, and we'll be discussing about the a dive into sanitation solution processing, managing and treating used water. चलिए, यूजुअली हम पानी का बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। हम केवल खाना पकाने के लिए नहीं, कुकिंग करने के लिए नहीं, बल्कि क्लीनिंग करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक यूजुअली अगर हम बात करें कि क्या ये पानी, ये जो इतना सारा पानी है, वेयर डज दिस यूज्ड वाटर फ्रॉम आवर होम्स गो? कहाँ जा रहा है इतना सारा पानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं? सो यूजुअली हम सभी के पास एक ही आंसर होता है, इन द ग्राउंड, या जो ओपन स्पेस है घर के आसपास वहाँ चला जाता है, पाइप्स में चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, ड्रेन हो जाता है कैनल्स के थ्रू, वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है। ओके, कोई दूसरे रिस्पॉन्स की बात करें तो कोई बहुत गलत नहीं है, बट द की कंसर्न इज वेयर इज दिस यूज्ड वाटर शुड गो। तो प्रॉब्लम ये नहीं है ये जाता कहाँ है, सवाल आ जाता है कि आखिर इसे जाना कहाँ चाहिए। ठीक है, सो देखिए, जब भी हम बात करते हैं सैनिटाइजेशन सिस्टम की, तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक हमें यूज्ड एक वाटर को ट्रीट करना आवश्यक है, और इसके बाद ही हमें इसको डिस्पोज करना चाहिए। ओके, क्योंकि वेस्ट वाटर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है, पब्लिक हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। वहीं अगर हम ट्रीटेड वाटर की बात करें, हम एक क्लीन वाटर की यहाँ पर बात करें, तो दैट इज़ गुड व्हेन इट कम्स टू डिस्चार्ज इट इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करें तो आज की बात अकेला नहीं है, हम एंशंट सिविलाइजेशन की बात करें, आज से 4000 साल पहले की भी, 4000 बीसी की बात भी करें, तो मॉडर्न सैनिटाइजेशन सिस्टम जो आज बिल्ड किया गया है लंदन में सबसे पहले, ना केवल तब बल्कि भारत में आज से 4000 साल पहले इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो घरों के बाहर नालियाँ थी, निकास के द्वार थे, उनको ढक कर रखा जाता था। उनके बीच में ऐसी जालियाँ लगाई जाती थी ताकि जो भी कचरा है उसको यहाँ पर रोका जा सके। सो बात यह आ जाती है कि किस तरीके के सैनिटाइजेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आप जिस स्थान में रह रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके स्थान की, उसके हिसाब से आपको सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप रूरल एरिया में हैं या आप स्पेशियस अर्बन रेसिडेंस में हैं। यूज्ड वाटर आखिर जा कहाँ रहा है, इनटू ट्विन पिट्स जा रहा है, या फिर सेप्टिक टैंक में जा रहा है, या जिन्हें हम यूजुअली वन साइड सैनिटेशन सिस्टम OSS के नाम से भी जानते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं बिलो द ग्राउंड टू द टॉयलेट। वही अगर हम ट्विन पिट्स की बात करें और सेप्टिक टैंक्स की बात करें, तो इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है OSS सिस्टम के अलावा। ये कहीं ना कहीं एक बायो डाइजेस्टर टॉयलेट्स होते हैं, बायो टैंक यहाँ पर बनाए जाते हैं, एंड यूरिन डाइवर्जन ड्राई टॉयलेट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, जो कि एक कलेक्शन, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर ट्रीट किया जाता है द यूज्ड वाटर एंड डिस्पोज ऑफ द लिक्विड इनटू द सराउंडिंग सॉइल्स, ताकि ये जो रेसिड्यू है इसको कलेक्ट किया जा सके इन पिट्स में। सेप्टिक टैंक में इनको यहाँ पर जो फैकल स्लज है इसको कलेक्ट किया जा सके, और एक प्राइमरी सॉलिड्स जो हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा के थ्रू इनको अलग किया जा सके। वहीं अगर हम ट्विन पिट्स की बात करेंगे, तो दे आर 2 पिट्स जो कि सेपरेट की जाती हैं एटलीस्ट 1 मीटर। इन पिट्स का यहाँ पर अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है, इनको अल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है। दे हैव पोरस वॉल्स that not allowed the liquid part of the used water to soak into the ground, while solid collects and degrade at the bottom of the pit, और जिसकी वजह से पोरोसिटी की वजह से जो लिक्विड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब एक पिट अपनी कैपेसिटी पर पहुँच जाती है तो ये कवर हो जाती है और लेफ्ट, ठीक है, इट इज़ कवर्ड एंड लेफ्ट अनयूज्ड फॉर 2 years।
जब तक इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो ड्राई नहीं हो जाता, पैथोजन फ्री नहीं हो जाता और रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और यहीं पर जब तक ये पहली पिट यहाँ पर भरी हुई है तब तक दूसरी पिट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके से ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। सो ट्विन पिट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट सिस्टम हो जाता है, एक पूरा सैनिटेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है फॉर द कंटेमिनेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। यहाँ पर पिट के अंदर ही होता है और इसकी इमीडिएट सराउंडिंग में होता है। हालांकि दे नॉट बी द सूटेबल फॉर ऑल लोकेशन। जैसे आप अगर हिली रीजन्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो सॉइल है where water percolates slowly, in such conditions septic tanks along with the pits or other forms of soakways are used, but twin system is not capable, it's not compatible in the hilly or rocky areas. तो ऐसी जगह में क्या किया जाए? देखिए सेप्टिक टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक इनको वाटर टाइट किया जाता है जिसमें जो वाटर है वो टैंक्स के थ्रू यहाँ पर फ्लो करता है। जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है ये आपके बॉटम में बैठ जाता है। वहीं जो स्कम्स होता है लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा आपका ऑयल या ग्रीसेस होते हैं ये टॉप एरिया पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, एक क्लियर लिक्विड यहाँ पर डिस्पोज किया जाता है इन दी सराउंडिंग सॉइल्स थ्रू द पिट एंड आर लाइकली ट्विन पिट्स और इन अ लॉन्गर शैलोअर ट्रेंच। वहीं अगर हम बात करें ये जो सेटल्ड सॉलिड है, ठीक है, सेप्टिक टैंक्स में इसको ये डिग्रेड हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको अक्यूमुलेट किया जाता है फिकल स्लज को और इस कम को यहाँ पर रिमूव किया जाता है इनटू द रेगुलर इंटरवल्स। इसको यहाँ पर किया जाता है ताकि एक वैक्यूम पंप्स की सहायता से ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसको यहाँ पर जितना भी ये स्लज है इसको यहाँ पर सक किया जाएगा बाय दी वैक्यूम पंप्स। जो फीकल स्लज है इसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ पे जिन्हें यूजुअली हम फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, वहीं ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब हम डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पर स्पेस नहीं है प्रॉपर्टीज़ के बीच में, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क पाइप्स का आपको देखने मिलता है जिन्हें हम यूजुअली सीवर्स कनेक्शन बोलते हैं। दे कलेक्ट एंड कन्वे द यूज्ड वाटर टू ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड पाइप्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं यूज्ड वाटर जो कि टॉयलेट्स का होता है, बाथरूम का होता है, किचन का होता है, इन सभी को ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तक पहुंचाते हैं ग्रेविटी की हेल्प से, ठीक है, और पंप्स की हेल्प से। सीवर्स हैव मशीन होल्स ताकि इनको मेंटेन किया जा सके, अगर कभी ब्लॉकेज हो जाते हैं तो इनको हटाया जा सके, ठीक है, और इसी की सहायता से फाइनली ये जो यूज्ड वाटर है जिसे हम सीवेज बोलते हैं इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अगेन टू द सीवर्स टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सवाल आता है कि भाई हमने सारी चीज़ें ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ तक पहुंचा दी, नाउ व्हाट? तो देखिए अलग अलग फैसिलिटी अलग अलग तरीके से काम करती है। जब हम बात करते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम को जिसके अंदर स्क्रू प्रेशर यहाँ पर स्क्रू प्रेसेस देखने मिल जाता है, या सेंट्रीफ्यूग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, या ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर सैंड ड्राइंग बीड्स और सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉलिड जितना भी फीकल स्लज है इसको ट्रीट करते हैं, इसको कंपोजिट किया जाता है ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ और इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। ट्रीटेड वाटर की अगर हम बात करें तो इसको रीपर्पस किया जाता है फॉर द लैंडस्केपिंग विद इन द STP फैसिलिटीज़। जो ओवरऑल प्रोसेस होती है इसके अंदर कंटेन किया जाता है, कन्वे किया जाता है और ट्रीट किया जाता है फिकल स्लज को, जिसे हम यूजुअली फीकल स्लज मैनेजमेंट FMS के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो आपको देखने मिलते हैं ये कॉम्बिनेशन है फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस का, ताकि एलिमिनेट किया जा सके सारे पॉल्यूटेंट्स को और जितना भी कंटेमिनेशन है यूज्ड वाटर से उसको यहाँ से रिमूव किया जा सके। FSTPs के जैसे ही STPs भी यहाँ पर एक प्राइमरी स्टेज पर सेपरेट सॉलिड और लिक्विड पार्ट क्रिएट करते हैं। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस आपको देखने मिल जाती है, सॉलिड्स का डाइजेशन यहाँ पर देखने मिल जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके थ्रू यहाँ पर डिसइंफेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं और फैसिलिटेट किया जाता है यूज्ड वाटर को एडवांस STP सिस्टम में, जिसके अंदर ट्रीटमेंट स्टेप्स जैसे मेम्ब्रेन फिल्टरेशन जैसी टेक्नोलॉजीज हमें देखने के लिए मिल जाती हैं।
बेसिकली बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जब हम एफएसटीपीज़ की बात करते हैं तो ये छोटी होती हैं, ठीक है। साथ ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वगैरह कोई आसानी से मैनेज कर सकती हैं, लेकिन एसटीपीज़ एक लार्ज और सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशन यूनिट्स होती हैं जो कि वाटर बॉडीज़ के आसपास आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके बाद जब सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं तो ये ट्रीटेड वाटर को ही आपकी ओपन वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं। देखिए, सैनिटाइजेशन सिस्टम जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं हम इन्हें वाटर बॉडीज़ में मिलने से रोक सकें, ताकि ह्यूमन जो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है इस पानी का, उसको यहाँ पर ना केवल और केवल हमारे वो यूज़ में आ सके, बल्कि इनके अंदर बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, हैवी मेटल, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। ऐसे में अगर इनका इस्तेमाल सॉइल्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए किया जाएगा तो वो खराब हो सकता है। सो इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है ताकि यूज्ड वाटर जो है इसको इम्प्योरिटीज से दूर किया जा सके डिस्पोजल के पहले, और फर्दर जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकते हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, ताकि पब्लिक हेल्थ रिस्क को जिस कंटेमिनेशन से हो सकते हैं इनका मिटिगेशन किया जा सके। हालांकि अभी भी एक यूनिवर्सल एक्सेस की बात करें सेफ सैनिटाइजेशन मैनेजमेंट को लेकर, तो वो स्टिल चैलेंज का विषय हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। एमपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन बोथ ऑफ द एग्जाम। चलिए, moving on to the next article of the day, and we'll be discussing about the India ASEAN to rejig 15-year trade pact in 2024. देखिए, India and the 10 member ASEAN, which is the Association of Southeast Asian Nation, they all are set to commence negotiation in February to revamp their 15 years old फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। यहाँ पर बात की जा रही है कि 15 साल पुराना हमारा एक एग्रीमेंट है, अब समय बदल चुका है, मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। बहुत सारी जो सिचुएशन है, इम्बैलेंस है, उनको यहाँ पर दूर करने के लिए एक रीनेगोशिएशन किए जाएंगे। क्या होने वाला है? देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू क्रिएट किए जाएंगे ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसके अंदर नए एलिमेंट जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल, ट्रेड रेमेडीज, इन सारी चीज़ों को लाने की बात की जाएगी। साथ ही ट्रेड डेफिसिट कंसर्न जो है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इन रीजन्स के साथ अगर हम देखें तो ये 7.5 बिलियन से बढ़कर 43.57 हो चुका है एफटीए, जबकि 2010 में आया था। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया ट्रेड डेफिसिट से यहाँ पर सरवाइव कर रहा है। ऐसे में इंडिया का सबसे बड़ा टारगेट होगा कि मॉडर्नाइजेशन किया जा सके एआईटीजीए को। जिनको एआईटीजीए नहीं पता है, इसका मतलब है इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, एआईटीजीए। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और सबसे बड़ा टारगेट रखा जाएगा कि जो मार्केट एक्सेस है कंट्रीज का उसको बढ़ाया जा सके, स्पेसिफिकली विद द इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट। दूसरी बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स लाने की ज़रूरत है, सो दैट जो सर्टेन आइटम्स हैं जिनको फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है, जिनका यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, उनके लिए काम किया जा सके, सो दैट एक जो बहुत बड़ा लूप होल है चाइना ट्रेड एक्टिविटी का, इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है एक रीनेगोशिएशन में कोई नया एरिया जैसे एनवायरनमेंट, लेबर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जेंडर, इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पर उन्हीं के साथ काम किया जाएगा। आसियान मेंबर्स की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, दे अलोन अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड, जो कि हमारे 2022-23 में देखने के लिए मिला था। चलिए, बात करते हैं अगर आसियान कंट्रीज़ के बारे में, तो आसियान इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ 10 कंट्रीज़ जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम इनके कलेक्टिव पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 600 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इन 10 कंट्री में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और 4.5
आप देखेंगे तो मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम 2022 के ब्लॉक जनरेशन की बात करें तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग यहाँ पर 10.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर हम आसियान कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आज के डेट में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ के रूप में आपको दिखाई देंगी। जैसे आप बात कर लें थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ की। आसियान की बात करें तो ये हमारे सामने आया था 8 अगस्त 1967 को, जब फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर एंड थाईलैंड ऑल्सो, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है, इन्होंने आसियान डिक्लेरेशन साइन किया था। वही अगर हम बात करें सो 1 जनवरी 1984 को सो ब्रुनेई इसका पार्ट बन जाएगा। 6th मेंबर आप याद रखेंगे, ब्रुनेई इसका 6th मेंबर यहाँ पर बनेगा। जुलाई 28 1995 को इसको ज्वाइन कर लेगा वियतनाम और ये बन जाएगा इसका 7th मेंबर। और इसी के साथ आप देखेंगे तो लगातार नई नई कंट्रीज जैसे 97 में लाओस, म्यांमार, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कंबोडिया जैसी कंट्रीज़ की एंट्री हमें देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि कंबोडिया की अगर हम बात करते हैं तो 30 अप्रैल 1999 को जब यहाँ पे जो सरकार थी उसकी अस्थिरता खत्म हो गई और ये जैसे ही 1999 को कंबोडिया इसको ज्वाइन करेगा और कंबोडिया के आते साथ ही ये बन जाएंगी 10 आसियान कंट्रीज़। ओके, और 2006 में आप याद रखेंगे आसियान को एक ओवर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ओके, बात करें इंडिया और आसियान के बारे में तो इंडिया फॉर्मली एशियान के साथ इंगेज रहा है 1992 के सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर के साथ। और वहीं इनिशियल डेज में अगर हम बात करें तो लगातार इंडिया यहाँ पर काम करते जा रहा है। 25 साल से भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इंडिया का अपना एक टाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर लें या फिर अगर हम आसियान और इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स की बात कर लें तो इंडिया का अकाउंट्स फॉर आसियान लगभग USD 42.327 बिलियन, बल्कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है आसियान से दैट इज 68.07 बिलियन डॉलर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनरशिप हमें देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर हम FDI की बात करें इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आसियान से इंडिया को मिला है ओवर द पीरियड ऑफ 2000 एंड 2019 इट वाज 117.88 बिलियन डॉलर। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप को मैनेज करना और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार करवाना। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट्स लिंक, जिसका लिंक आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गई ईमेल आईडी विच इज़ दी pragyapande@raoseacademy.in, इस पर मुझसे डायरेक्ट आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट मी बी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ यू अगेन, आप अपने आंसर raoseacademy.in पर अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप 1-to-1 कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना डाउट अपने नाम के साथ यहाँ पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Thank you and see you soon.